नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश तेवतिया आपका अपने चैनल स्पेस ऑफ जीएस में स्वागत करता हूं। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच एक तनातनी चल रही थी। आज सुबह उस तनातनी का अचानक अंत हुआ और रशिया ने यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी। जी हाँ, उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। उन्होंने वॉर की घोषणा नहीं की है। उन्होंने जो अपने शब्द हैं उनका चयन बड़ी सावधानी से किया है। आज सुबह से ही रशियन मिलिट्री यूक्रेन को नॉर्थ, साउथ और ईस्ट से इन्वेड कर रही है। नॉर्थ में खार्किव से, ईस्ट में लुहांस्क से और दक्षिण में उनका इन्वेजन क्रीमिया प्रायद्वीप से हो रहा है, जो कि 2014 से पहले यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। प्रेसिडेंट पुतिन ने सुबह इस मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा की और उन्होंने यूक्रेन की जो सेना है उसे एक चेतावनी दी थी कि यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर इस पूरे देश में और आसपास बहुत बड़ा खून खराबा होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके विषय में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको रशिया और अमेरिका के हितों के टकराव के विषय में बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार रशिया इस बात से चिंतित है कि अमेरिका नाटो और ईयू के जरिए पूर्वी यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसे रशिया कहीं ना कहीं अपना मानता है। यदि आप कोल्ड वॉर से पहले की स्थिति देखें तो यूक्रेन रशिया का पार्ट होता था। 1990 के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन एक अलग देश बना। 2014 से पहले यूक्रेन और रशिया के संबंध बड़े अच्छे थे, क्योंकि उस समय यूक्रेन में रशियन समर्थित जो गवर्नमेंट थी वो काबिज थी। परंतु 2014 में उस गवर्नमेंट के हटने के पश्चात रशिया और यूक्रेन के संबंध बिगड़ने शुरू हुए। रशिया लगातार अमेरिका से ये मांग कर रहा था कि वो ये लिखित आश्वासन दे कि यूक्रेन किसी भी स्थिति में नाटो, जो कि 30 देशों का एक अमेरिका जिसको हेड करता है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। देखिए, नाटो का हिस्सा बनने का अर्थ ये होता है कि जितने भी नाटो में सम्मिलित देश हैं, यदि किसी भी देश पे कोई इन्वेजन या हमला होता है तो वो समस्त नाटो पर, जितने उसके 30 देश हैं, उन पे हमला माना जाता है। और जो नाटो, जो कि जिसको अमेरिका हेड करता है, उसकी अगुवाई में नाटो तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है। तो इस नाटो के सहारे अमेरिका, यूनियन के सहारे अमेरिका यूक्रेन में पैठ बनाना चाहता था। अब खबरें ये आ रही हैं, व्लादिमीर पुतिन ने जो 2 लाख अपने ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पर जमा कर दिए हैं और धीरे धीरे यूक्रेन के जो मुख्य शहर हैं जैसे कीव है, खार्किव है और जो पूर्वी डोनबास बेसिन है जिसमें लुहांस्क है और डोनेट्स्क है, उन पे हमला करना शुरू कर दिया है। प्रारंभ में रशिया ने जो यूक्रेन के मिलिट्री बेस थे, जहाँ पे यूक्रेन के एयर बेस थे, उन पे हमला किया। रशिया ये चाहता है कि एयर बेस और मिलिट्री बेस पे हमला करने के बाद में वो यूक्रेन को एक ऐसी स्थिति में ला दे कि रशिया का सामना कर पाए। इसलिए रशिया ने सबसे पहले जो यूक्रेन के एयर बेस हैं और जो उनके मिलिट्री सप्लाई जो स्टेशंस हैं उन पे हमला किया। हालांकि रशिया अब भी ये बोल रहा है कि ये उसका एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, परंतु जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि रशिया ने फुल स्केल वॉर यानी कि चारों तरफ से एक हमला करने की नीति अपनाई है। वो नॉर्थ से भी हमला कर रहा है, वो क्रीमिया से भी हमला कर रहा है, वो ईस्ट से भी हमला कर रहा है। समस्त विश्व इस समय एक फुल स्केल वॉर से चिंतित है। अब इस स्थिति पर जो अमेरिका समर्थित नाटो है और जो यूरोपीय देश है उनका क्या स्टैंड है। देखिए, अमेरिका समर्थित जो देश हैं वो काफ़ी दिनों से रूस पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन ने 5 रशियन बैंकों पे सैंक्शंस लगाए यानी कि प्रतिबंध लगाए हैं। उसने रशिया के कई निजी अरबपतियों को भी ब्रिटेन में आने से बैन कर दिया है। इसी तरह अमेरिका ने भी उसके कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं और कई रशियन जो अरबपति व्यापारी हैं उनका अमेरिका में प्रवेश निषेध कर दिया है। जर्मनी ने भी सैंक्शंस लगाने की बात की है। फ्रांस अभी खामोश है। हालांकि टर्की ये बोल रहा है कि जो भी रशिया ने किया है वो गलत है और जो ये इन्वेजन है यूक्रेन का वो नहीं होना चाहिए था। इसके साथ में नाटो के प्रमुख हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो रशिया कर रहा है वो इलीगल है। हालांकि ये सब ज़बानी बातें हैं, जो ग्राउंड पे लड़ना है वो यूक्रेन को ही लड़ना है। अमेरिका लगातार और जो बाइडेन लगातार ये बोल रहे हैं कि हम जो मिलिट्री सप्लाई थी वो यूक्रेन को करते रहेंगे। अब क्या यूक्रेन इस स्थिति में है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके? तो उत्तर होगा ना।
जितने भी विशेषज्ञ हैं, चाहे वो भारतीय विशेषज्ञ हों, चाहे वो पश्चिमी विशेषज्ञ हों, उनका यही कहना है कि रूस और यूक्रेन में कोई समानता नहीं है, ये एक असमानता की लड़ाई है और किसी भी स्थिति में यूक्रेन रशिया का 2-3 दिन से ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर रशिया पूरी तरह या पूरी ताकत के साथ में यूक्रेन पे हमला करेगा तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा समय तक इस हमले को नहीं झेल पाएगा। अब यहाँ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी ख़राब होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन की पीठ पे हाथ रखे हुए है और वो यूक्रेन को ये भरोसा दिला रहा है कि हम आपके साथ हैं, यानी कि नेटो और पश्चिमी देश उसके साथ हैं। इसके अलग वो यूक्रेन को नेटो में भी पूरी तरह नहीं ले रहा था। तो अब स्थिति ये है कि यूक्रेन अकेला फंस चुका है। जितने भी पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन के भले से ही साथ होने का दिखावा करते हों, पर जो मिलिट्री सहायता है वो देना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई ऐसी संभावना हुई कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ ने मिलिट्री भेजनी चाहिए यूक्रेन में, तो ये युद्ध फिर विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि उधर चाइना रशिया का पूरी तरह समर्थन कर रहा है और वो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका को जिम्मेदार बता रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर अमेरिका नेटो को पूर्वी यूरोप में जाने से रोक देता या इस संबंध में रूस को कोई आश्वासन दे देता और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उससे सहमत हो जाते तो ये स्थिति ना आती। कहने का मतलब ये है कि चाइना कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहा है कि ये जितना भी कुछ हो रहा है, यानी कि चाइना ये कह रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। भारत के लिए बड़ी कठिन स्थिति है, क्योंकि भारत के संबंध रशिया से भी बहुत बेहतर हैं और हाल के टाइम में पिछले 10 सालों में उसने अमेरिका से भी अपने संबंध बहुत बेहतर कर लिए हैं। 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था और जो उसके पूर्वी हिस्से हैं उन पर एक जो वहाँ के रिबल्स थे जो कि रशिया द्वारा बैक थे रिबल्स। देखिए 2014 में क्या हुआ था, जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था तो उसने जो यूक्रेन के साउथ में क्रीमिया प्रायद्वीप है उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और जो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, उनमें जो कुछ रशियन समर्थित जो रिबेल हैं, कुछ उग्रवादी हैं, उनका पूरी तरह समर्थन करने लगा था। पिछले कई सालों से 8-9 सालों से जो यूक्रेनियन आर्मी है वो उन रिबल्स को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, परंतु वो अभी तक कर नहीं पाई है। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो उनके कथन भी यही थे कि जो पूर्वी जो एक यूरोप है उसमें जो यूक्रेनियन जो सेना है उसने जो वहाँ के रिबल्स हैं उनके खिलाफ बड़ा अत्याचार किया है, यानी कि जो वो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है उसे यूक्रेन से तोड़ना चाहता है और कहीं ना कहीं रशिया में मिलाना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन तो यहाँ तक बोलते हैं कि यूक्रेन जो एक राष्ट्र बना, जो यूक्रेन आज जो एक राष्ट्र है वो अमेरिका की मेहरबानी से ही है, क्योंकि सोवियत संघ के अंतर्गत ही उसका इतना विकास हुआ कि यूक्रेन एक राष्ट्र के रूप में डेवलप कर पाया। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए जो रूस और यूक्रेन में जो एक युद्ध की स्थिति है, भारत का इस पर किस प्रकार असर पड़ सकता है? देखिए सबसे पहला जो इसका असर पड़ेगा वो जो यूक्रेन में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं उन पर पड़ेगा। हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, कई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे MBBS, BDS, और उनमें से काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर गोलीबारी की एक जो खबरें थी वो सामने आई थी और इस स्थिति में जो एयर पट्टी है, जो एयरफील्ड है, उसका प्रयोग मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। इसके साथ में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने मार्शल लॉ की घोषणा भी कर दी है। तो पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि जो रूस का जो क्षेत्र है वो गैस और तेल के मामले में समृद्ध है और गैस और तेल का जो निर्यात है वो वहाँ से किया जाता है। तो युद्ध की स्थिति में तेल और जो गैस है उसके दामों में वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत के आम आदमी पर पड़ेगा। तीसरा असर जो पड़ेगा भारत की वो सुरक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि यदि अमेरिका और नाटो देश रूस को रोकने के लिए सामने नहीं आते हैं तो चाइना के जो हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चाइना भी जो अपना पड़ोसी देश है उसका, जो कि पहले चाइना का हिस्सा होता था ताइवान, उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनातनी बहुत समय से चली आ रही है। इसके साथ में जो चाइना जो सी है उसके जो पड़ोसी देश हैं जिन पर चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है, देखिए एक दक्षिणी चीन सागर है, एशिया के पूर्वी एशिया के जो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं वो उससे लगे हुए हैं, परंतु चाइना अपनी दादागिरी दिखाकर ये बताता है कि जो ये चाइना सी है इस पर केवल चाइना की संप्रभुता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार जो देश भी उसके किनारे पड़ते हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं।
अब अगर चाइना इन देशों पर दादागिरी दिखाता है तो उसका सीधा संबंध भारत से भी होगा, क्योंकि वो जो भारत का अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, जिसे कि पूर्व में नेफा कहा जाता था, नेफा पर भी हमला करने की एक संभावना बढ़ जाती है। आप देख चुके हैं कि डोकलाम में कुछ समय पहले भारत और चाइना के बीच में कितना स्टैंड ऑफ रहा था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा कारणों से भी भारत के लिए चिंता का एक विषय बन जाएगा। खासकर जो चाइना का उभार है वो भारत के लिए पहले से ही चिंता का विषय है, और यदि अभी रशिया को रोकने के लिए पश्चिमी देश सामने नहीं आते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका भारत की सहायता भी कर पाएगा। इसलिए भारत को इस समय बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के रशिया और अमेरिका दोनों से ही बहुत अच्छे संबंध है। रशिया तो भारत का बड़ा सैन्य जो है साझेदार भी है। भारत का 60% जो रक्षा आयात है वो रशिया से होता है। हाल के दशक में और पिछले दशक में भारत ने अमेरिका से भी अपने संबंध बेहतर किए हैं। भारत क्वाड का सदस्य बना है। इसलिए एक साथ रशिया और अमेरिका को साधना भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भारत के नज़रिए से सबसे बेहतर होगा कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। तो यदि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होता है तो भारत किसी एक की साइड नहीं ले पाएगा और इससे भारत को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अमेरिका, इस बात की तो पूरी संभावना है कि अमेरिका अब रशिया पर कड़े आर्थिक सैंक्शंस लगाने वाला है, और इस स्थिति में अमेरिका भारत से भी ये चाहेगा कि वो रशिया के साथ में अपना व्यापार कम कर दे, जैसा कि पहले ईरान के मुद्दे पर हुआ था। हालांकि उस समय भारत ने झुकने से मना कर दिया था, परंतु जो रशिया और क्रीमिया की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव तो दिखाना होगा, क्योंकि दोनों देशों को एक साथ साधना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भारत ये चाहेगा कि कूटनीतिक वार्ता के जरिए जो ये एक हमला हुआ है ये ख़त्म हो और जल्दी से जल्दी इस हिस्से में शांति व्याप्त हो। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आगे कोई भी प्रोग्रेस होती है तो उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों।